हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। आज एक्चुअली हम बिहार एक परिचय लेकर आए हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि इसका प्रारंभिक परीक्षा की जो एग्ज़ाम है वो 8 मई को होने वाली है। तो बिहार संबंधित इसमें से जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उसमें से कम 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे। और 2 क्वेश्चन कितना महत्व रखता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग सभी अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो आज आप बिहार एक परिचय लेके आए हैं। उसके बाद कोशिश करेंगे जो बिहार से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसको करें, फिर बिहार बजट सर्वे और फिर बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट जो लेटेस्ट है उसको लेके भी आएंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले वो सारा कुछ मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो उसी क्रम में शुरुआत करते हैं और बहुत संक्षिप्त में करेंगे और बहुत डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम अब है नहीं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ उसी के बारे में बताएंगे जिसका एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत प्रबल है, ठीक है। तो बिहार एक परिचय की जो बात जहाँ तक बात है उसमें सबसे पहला चीज़ आता है कि बिहार का जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ये आप जैसे देख रहे हैं कि 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक कर एक अलग प्रांत बनाने की जो घोषणा, औपचारिक घोषणा की गई थी वो दिल्ली दरबार में हुई थी, ठीक है। ये डेट आपको याद रखना है। 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में क्या हुआ था कि बिहार को बंगाल से पृथक कर एक अलग प्रांत बनाने की औपचारिक घोषणा की गई थी। फिर क्या हुआ कि 22 मार्च 1912 को यानी नेक्स्ट ईयर 22 मार्च 1912 को बिहार यानी उड़ीसा सहित बंगाल से अलग होके प्रांत बना, उसमें उड़ीसा कंबाइंड था उस, ठीक है। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार 22 मार्च 1912 को क्या हुआ कि बिहार को बंगाल से अलग होने की, अलग प्रांत बनाने की एक विधिवत घोषणा की गई। तो इसीलिए इस तिथि को जो है आपको बिहार दिवस रूप में मनाया जाता है, बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को इसकी विधिवत घोषणा की गई थी। फिर क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को क्या हुआ कि जो ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक प्रांत के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कब? 1 अप्रैल 1912। तो देखिए 3 डेट आपको याद रखना है कि 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ कि दिल्ली दरबार में औपचारिक घोषणा की गई थी। फिर 22 मार्च 1912 को जो विधिवत घोषणा की गई यानी बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल 1912 से बिहार जो है एक प्रांत के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा, जैसे आपको जैसा पता है कि 22 मार्च 1912 को जब बिहार अलग हुआ था उसमें उड़ीसा समाहित था। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों को अलग अलग राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया गया। यानी 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया और एक नए प्रांत के रूप में उसकी स्थापना की गई। कब? 1 अप्रैल 1936 को। तो आपने देखा कि 4 डेट इसमें इंपॉर्टेंट हो गया। 12 दिसंबर 1911, 22 मार्च 1912, फिर 1 अप्रैल 1912, फिर 1 अप्रैल 1936। 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था कि औपचारिक घोषणा की गई थी दिल्ली दरबार में। फिर 22 मार्च 1912 को विधिवत घोषणा की गई यानी बिहार इस डेट को बंगाल से अलग होकर एक पृथक राज्य के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन उसने जो काम करना शुरू किया वो 1 अप्रैल 1912 से, और 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ कि बिहार से उड़ीसा को अलग कर एक अलग प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया। ये था बिहार कैसे अलग हुआ बंगाल से, फिर उड़ीसा का बिहार से अलग हो गया, इसके बारे में हमने अभी आपको बताया। फिर अब आते हैं कि क्षेत्रफल। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है यानी 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार वर्तमान में 13वां राज्य है। पूर्व में यह 12वां स्थान था जब तेलंगाना नहीं बना था, लेकिन जब तेलंगाना के राज्य बनने के पश्चात अब बिहार का जो नंबर हो गया वो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 13वां स्थान पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी के बारे में हम लोग बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे। अब बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आप देखिए कि अक्षांशीय विस्तार यानी लेटीट्यूड में कितना एक्सपेंशन है वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर अभी भी आ सकता है। तो इसको एग्जैक्टली याद रखना है कि 24 20 10 से 27 31 15, ठीक है। ये तो आपका
अक्षांशीय विस्तार हो गया। उसमें साथ में आपको ध्यान रखना है ये उत्तरी अक्षांश विस्तार है, यानी नॉर्थ लेटीट्यूड। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो डिजिट है वो सेम दे देगा और यहाँ पे आपको साउथ लेटीट्यूड लिख देगा। ये ध्यान देना है कि उत्तरी अक्षांश ही होता है इसमें। तो 24, 20, 10 से लेकर 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश जो है अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। वही बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वो 83, 19, 50 से 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर है। इसमें पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा आपको वेस्ट लॉन्गिट्यूड दे देगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होता है, हमेशा वो पूर्वी देशांतर ही होगा। और डिजिट क्या होगा, रेंज क्या है उसका देशांतरीय विस्तार का, वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है। अब बिहार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर, इट मीन्स 345 किलोमीटर। चौड़ाई जो है आपको पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट जो है वो है आपकी 483 किलोमीटर। ठीक है। उत्तर से दक्षिण लंबाई हो गया 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम चौड़ाई हो गई 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। अब जो बिहार की सीमाएं हैं यानी बिहार की चौहद्दी की बात हम लोग करेंगे। अब जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार के उत्तर में जो है नेपाल है। हमें मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ चौहद्दी बताना नहीं है, मुख्य उद्देश्य ये है इसमें कि बिहार जो उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगता है वो नेपाल से लगता है और 729 किलोमीटर सीमा बिहार का टच होता है नेपाल से। और कौन कौन सा ज़िला बिहार का टच करता है नेपाल से ये जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको इसमें क्रम पूछ दे, वो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर सजा अरेंज करने के लिए बोल दे आपको कि कौन कौन सा ज़िला टच करता है। तो पश्चिम से पूर्व जो है आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये ज़िले ऐसे सिलसिलेवार सीक्वेंस वाइज टच करते हैं। इस तरह से नेपाल से जो है कुल 7 ज़िले टच करते हैं बिहार के। उसी तरह जो है उत्तर प्रदेश से भी 8 ज़िला टच करता है और झारखंड से भी 8 ज़िला टच करता है। और हमें याद रखना है जो किशनगंज जो है वो नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल से भी सीमा से भी टच करता है। वही जो कैमूर या भभुआ जो है आपका उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड से भी जो सीमा टच करता है इस 2 ज़िलों का। फिर बिहार की जो जनसंख्या है वो है 10,40,99,452। इस तरह से बिहार जो है जनसंख्या के हिसाब से भारत में तीसरा स्थान रखता है। तो पहला और दूसरा स्थान पे जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार जो है जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान रखता है और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान रखता है। तो आपको ध्यान देना है कि जनसंख्या के हिसाब से बिहार का तीसरा स्थान है, जबकि अभी आपने देखा कि क्षेत्रफल के हिसाब से, अभी जस्ट पीछे हमने किया कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का वर्तमान में 13वां स्थान है, जबकि पूर्व में यह स्थान 12वां था। अब जो है बिहार में पुरुष जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 52.14, जबकि महिला जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 44.86। ये पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका जो परसेंटेज है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि 52.14% पुरुष आबादी है बिहार में, जबकि 47.86 जो है वो महिला की आबादी है, जनसंख्या है। अब जो है बिहार में नगरीय जनसंख्या जो है प्रतिशत में 11.3 है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो है 88 यानी 88.7 है। वैसे भी एक याद रखेंगे तो दूसरा और अपने आप याद हो जाएगा, 100 में से उसको माइनस कर लेना है। फिर दशकीय वृद्धि दर है जो बिहार का, यानी 2001 जो जनगणना था 2011 के जनगणना में जो है एक दशकीय वृद्धि है वो 25.42 है। ठीक है। 25.42% जो है बिहार के जनसंख्या में ये दशकीय वृद्धि ये हुई है। अब जो है दशकीय वृद्धि के अनुसार बिहार जो है वो 6वां स्थान है। विभिन्न राज्यों में बिहार का स्थान जो है 6वां है, जबकि इसी दौरान यानी इसी समय काल में जो राष्ट्रीय वृद्धि दर है, जो दशकीय वृद्धि दर वो है 17.70 यानी 17.70, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जो वार्षिक वृद्धि दर है वो है 1.64।
ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, हम जो चीज़ बिहार की जनसंख्या कर रहे हैं तो साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की भी जनसंख्या जो उससे संबंधित है वो कर ले रहे हैं, ताकि आपका दोनों चीज़ एक साथ कंप्लीट हो जाए। और एक साथ करने पे क्या होता है कि याद करना थोड़ा आसान होता है। तो आप देखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जो 5 राज्य हैं, यानी दशकीय वृद्धि जो हुई है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आपके दादर नागर हवेली में, और उसके बाद दमन एवं दीव में हुआ है, फिर पौंडीचेरी में हुआ है, फिर मेघालय या और अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको राज्यों में अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है कहाँ पे हुआ है, तो वो है मेघालय। ठीक है, तो इसी 5 के बाद छठवां स्थान जो है हमारे बिहार का है। राज्यों में मेघालय प्रथम है और उसके बाद दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है। जबकि अगर केंद्र शासित प्रदेश को उसमें सम्मिलित करेंगे तो पहला आएगा दादर नागर हवेली, फिर दमन एंड दीव, फिर पौंडीचेरी, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हमारे बिहार का स्थान आता है। फिर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य, अभी ऊपर जो किया हमने वो था अधिकतम जनसंख्या वृद्धि, जो दशकीय वृद्धि जो हुई है उसको सीक्वेंस में किया था टॉप से नीचे की ओर। अब जो है जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि से हम करेंगे तो उसमें क्या है कि सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है वो नागालैंड की है, और वो नकारात्मक है। आप जैसे देख रहे हैं कि 0.58% निगेटिव है। इट मीन्स ऐसा सिर्फ एक राज्य है जो इस दशक में जनसंख्या जो 2001 में था, जो 2011 में हो, उसमें 2001 की तुलना में 2011 में उस राज्य की जनसंख्या कम हुई है। ठीक है, ये नागालैंड है। फिर केरल है, फिर लक्षद्वीप है, फिर अंडमान निकोबार का स्थान आता है, फिर गोवा का स्थान आता है। फिर आपको तो इसमें याद ये रखना है कि सबसे न्यूनतम वृद्धि दर किस में हुआ है, नागालैंड में, जबकि सबसे अधिकतम वृद्धि दर हुआ है वो राज्यों में अगर पूछेगा तो मेघालय में, ओवरऑल पूछेगा तो दादर नागर हवेली का स्थान आएगा। और बिहार का जो स्थान है इसमें छठा है, जबकि राज्यों में अगर पूछे, सिर्फ राज्यों में पूछे तो बिहार का स्थान तीसरा है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से। अब आते हैं, आप देखिए बिहार के जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले बिहार के 4 जिले कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो आप देखिए आपको ये परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जो बिहार के 4 राज्य हैं वो हैं सब मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया। ठीक है, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और खगड़िया। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जो राज्य हैं वो 4 हैं, गोपालगंज, यानी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई है वो है गोपालगंज में, फिर दरभंगा में, फिर मुंगेर में, फिर रोहतास में। तो इस तरह से आपको दोनों चीज़ याद रखना पड़ेगा। इसमें जो सर्वाधिक संभावना है क्वेश्चन पूछे जाने की वो है कि निम्नलिखित में से किस जिला में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो अधिकतम का आंसर होगा मधेपुरा और न्यूनतम का आंसर होगा गोपालगंज। वैसे अब क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ गया है तो आपको सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा। फिर अब ये था जनसंख्या वृद्धि। अब आते हैं हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या जो बिहार में ज़िले के में है वो कौन सा ज़िला सबसे ऊपर है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले की है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है बिहार में वो पटना की है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। ठीक है, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी का स्थान आता है जिले में सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से। फिर साथ ही साथ हम ये भी कर लेते हैं कि राज्यों में जो है प्रथम 4 राज्य कौन है जनसंख्या के हिसाब से। तो उसमें है आपका पहला उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है और फिर पश्चिम बंगाल है। तो साथ साथ ऐसे करेंगे तो याद रखना थोड़ा सरल होगा। तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार के जो 4 जिले हैं वो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। जबकि राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर बिहार का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले जो 4 जिले हैं बिहार के वो हैं शेखपुरा, यानी सबसे कम आबादी जो है शेखपुरा जिला की है। उसके बाद शिवहर का स्थान आता है, फिर अरवल, फिर लखीसराय का स्थान आता है। फिर उसी तरह जो न्यूनतम जनसंख्या वाले जो 4 राज्य हैं जैसा कि आप देख रहे हैं वो सिक्किम, सबसे कम आबादी सिक्किम की है, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा का स्थान आता है। तो ज़िले के हिसाब से सबसे न्यूनतम आबादी जो है बिहार में वो शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल, फिर लखीसराय
और राज्यों के हिसाब से सबसे कम आबादी जो है वो सिक्किम की है, उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा का स्थान आता है। अब आते हैं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 4 राज्य। अब देखिए, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 4 राज्य यानी सबसे शहर में सबसे ज़्यादा लोग जो रहते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु में है, फिर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उसका आंसर होगा महाराष्ट्र। लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि प्रतिशतता के हिसाब से सब जो है सबसे ज़्यादा आबादी शहरों में किस राज्य में रहती है, उसका आंसर होगा गोवा। तो जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान महाराष्ट्र का है, जबकि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाले 4 राज्य जो हैं उसमें पहला स्थान है गोवा का, फिर है मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र में है, जबकि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत जो है वो आपका गोवा में है। ठीक है, उसके बाद अब आता है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। यानी सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र में है और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है। उसी तरह सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जो प्रतिशत के हिसाब से, अभी हमने किया शहरी का प्रतिशत, उसमें सबसे ऊपर गोवा था। अब जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, फिर बिहार में है और फिर असम में है, फिर उड़ीसा में है। तो प्रतिशत के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या की जो आबादी है वो बिहार जो उसमें द्वितीय स्थान धारण करता है। ये याद रखना है आपको कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले जो राज्य हैं उसमें बिहार का स्थान दूसरा है, जबकि ग्रामीण सिर्फ जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और फिर बिहार की है। तो उस ग्रामीण जनसंख्या में भी बिहार दूसरा है और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले राज्य में भी बिहार का स्थान दूसरा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट पूछ सकता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य में बिहार का स्थान दूसरा है और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले के आधार पे भी बिहार की जनसंख्या जो है वो दूसरी है। तो दोनों में ये दूसरा स्थान धारण करता है। अब आते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व पे। आप सभी लोग को पता है कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, प्रथम स्थान धारण करता है बिहार, उसमें वो है 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, जो देश में प्रथम है। अब पिछले जो सेंसस है 2001 से और 2011 में अगर तुलना करेंगे हम, तो वृद्धि जो हुई है 225 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुई है बिहार में। अब आते हैं हम लोग सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो हैं। अब सबसे ज़्यादा घनत्व वाला बिहार राज्य है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार में किस जिले की है, तो उसका सीक्वेंस हम देख लेते हैं। सबसे जनघनत्व वाला जो 4 जिला है वो है शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा, फिर वैशाली। इसका मतलब ये कि शिवहर में जो है सर्वाधिक जनघनत्व है, फिर पटना में है और फिर दरभंगा में है और फिर उसके बाद वैशाली का स्थान आता है। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो 4 जिले हैं वो है कैमूर, फिर जमुई, फिर बांका, फिर पश्चिमी चंपारण। तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पे है, वो है शिवहर में और न्यूनतम जनघनत्व है वो है हमारा कैमूर में। फिर जबकि राष्ट्रीय जनघनत्व जो है वो है 382। तो देखिए कितना का डिफरेंस है, बिहार का है 1106, जबकि राष्ट्रीय जनघनत्व है वो है आपका 382, 382। अब सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनघनत्व वाले 4 राज्य। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 राज्य तो आपको पता है, पहला बिहार है, फिर दूसरा आपका पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है। ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं। फिर न्यूनतम जनघनत्व वाले में राज्य में प्रथम स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का, फिर मिजोरम का, फिर सिक्किम का, फिर हिमाचल प्रदेश का। तो जनघनत्व जो है राज्यों में सबसे कम किस राज्य में है जनघनत्व, अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ है वो बिहार में। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, सर्वाधिक एवं न्यूनतम। फिर अब साक्षरता की बात आती है, तो साक्षरता जो है राष्ट्रीय स्तर पे 73% साक्षरता लिटरेसी रेट है, 73%। उसमें क्या है, पुरुष का जो साक्षरता दर है 80.9 है, जबकि महिला का जो साक्षरता दर है वो 64.6 है। ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं अभी हम।
फिर वृद्धि जो हुई है, मैंने पिछले वर्ष की पिछले जनगणना की तुलना में इस बार जो वृद्धि हुई है राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा लिटरेसी रेट में, वो है 8.16। बिहार का जो साक्षरता दर है वर्तमान में, यानी जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार 61.8 है। तो उसमें पुरुष का जो लिटरेसी रेट है वो है 71.2%, जबकि महिला का जो लिटरेसी रेट है वो है 51.5%। ये डाटा आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। और शिक्षा जो लिटरेसी रेट के हिसाब से जो बिहार का स्थान है वो राज्यों में 28वां, यानी बिहार अंतिम स्थान पे है। ठीक है। अगर उसमें केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए तो बिहार का स्थान 35वां हो जाता है। तो मतलब दोनों के हिसाब से बिहार सबसे अंतिम स्थान पे है लिटरेसी रेट के हिसाब से। ठीक है। अब सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले बिहार के 4 जिले। तो सर्वाधिक साक्षरता जो है वो रोहतास में है और न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया में। ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है बिहार में, रोहतास में, और न्यूनतम साक्षरता जो है वो पूर्णिया में है। अगर सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले का सीक्वेंस अगर पूछा जाए तो उसमें पहला स्थान रोहतास है, फिर पटना है, फिर भोजपुर है, फिर मुंगेर है। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो 4 जिले हैं उसमें सबसे पहला पूर्णिया, यानी सबसे कम साक्षरता दर जो है पूर्णिया में है। उसके बाद सीतामढ़ी, फिर कटिहार, फिर मधेपुरा। ठीक है। उसके बाद बिहार में आप खास चीज़ है कि आपको ये याद रखना है कि बिहार में केवल एक जिला है रोहतास जिसका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है। तो आपको अभी हमने पीछे किया कि राष्ट्रीय साक्षरता दर 73% था, तो सिर्फ रोहतास का जो साक्षरता दर है वो 73% है राष्ट्रीय स्तर पे, जबकि रोहतास का 73.37 है। इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ अकेला ऐसा ज़िला है बिहार का रोहतास जिसका जो लिटरेसी रेट है वो नेशनल लिटरेसी रेट से अधिक है। ठीक है। और जो साक्षरता दर में अगर हम सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षर दर जो है वो रोहतास में, यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षर जो है वो भी रोहतास में है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है वो भी रोहतास का है। अगर न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में है, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है वो सहरसा का है। ये आपको याद रखना है कि पुरुष में और जो उच्चतम है यानी सर्वाधिक है वो दोनों के हिसाब से पुरुष और महिला दोनों में रोहतास है, जबकि न्यूनतम की जब बात आती है तो ओवरऑल में न्यूनतम पूर्णिया का है साक्षरता दर, महिलाओं के हिसाब से न्यूनतम किसका है, सहरसा का, जो कि पुरुष के हिसाब से न्यूनतम है वो है पूर्णिया का। ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद जो फिर है सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्य। अब अभी हमने बिहार के जिलों की बात की, अब उसी में साक्षरता दर के हिसाब से जो है राज्यों की स्थिति को देख लेते हैं। सर्वाधिक है, आपको पता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर लगातार कई सेंसस से केरल का स्थान आता है, और न्यूनतम जो है हमारा बिहार है, अभी हमने पहले ही देखा है। ये बहुत खुशी की बात नहीं, ये बहुत तकलीफ़ की बात है, ये बहुत दुख की बात है कि लिटरेसी रेट के हिसाब से बिहार अंतिम पायदान पे है, जबकि सर्वाधिक जो शिक्षा साक्षरता दर है वो केरल का है। अगर सीक्वेंस देखें हम सर्वाधिक के हिसाब से तो केरल सबसे अधिक है, उसके बाद मिजोरम का स्थान आता है, फिर गोवा का, फिर त्रिपुरा का। फिर अगर न्यूनतम के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक जो सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है वो बिहार का है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड है। अब आते हैं सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की बात करते हैं। राष्ट्रीय लिंगानुपात जो है आपको पता है कि 943 है, जबकि राज्य यानी बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है। तो राष्ट्रीय लिंगानुपात बिहार के लिंगानुपात में स्पष्ट रूप से फर्क देखने को मिलता है। अब पिछले जनसंख्या के हिसाब से राष्ट्रीय स्तर पे तो 10 की वृद्धि हुई है, लेकिन बिहार में जो सेक्स रेशियो है वो पिछले जनसंख्या के आधार पे 1 घट गया, यानी पिछले में 2001 में वो 919 था, जबकि इस बार 918 हुआ है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पे इससे पहले जो था 933 था, वो 10 बढ़ गया है। तो ये भी एक नकारात्मक बात है कि बिहार में पिछले जनसंख्या के हिसाब से सेक्स रेशियो में एक कमी आ गई है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 जिले। अब सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है बिहार में और न्यूनतम लिंगानुपात किस जिला में, ये दोनों आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है बिहार का वो देख रहे हैं आप, गोपालगंज है, और न्यूनतम जो है आपका मुंगेर है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोनों को एक साथ आपको याद रखने की ज़रूरत है। गोपालगंज में जो है सर्वाधिक सेक्स रेशियो है और मुंगेर में जो है न्यूनतम सेक्स रेशियो है। अगर सीक्वेंस की बात करें सर्वाधिक के हिसाब से जो है सबसे अधिक सेक्स रेशियो गोपालगंज का है, उसके बाद सीवान का, फिर सारण का, फिर किशनगंज का। न्यूनतम के हिसाब से सबसे कम जो है मुंगेर का है, उसके बाद भागलपुर का स्थान आता है, फिर खगड़िया का स्थान आता है, फिर शिवहर का स्थान आता है। तो इसमें आपको गोपालगंज और मुंगेर ये दोनों को याद रखना अत्यंत आवश्यक है और ये अक्सर पूछा जाता है और इस बार भी इसके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 राज्य, अभी हमने बिहार में जिले की बात की, अब राष्ट्रीय स्तर पे राज्यों की बात करते हैं। तो सर्वाधिक सेक्स रेशियो जो है वो केरल का है, जबकि न्यूनतम सेक्स रेशियो जो है वो हरियाणा का है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक सेक्स रेशियो केरल और न्यूनतम सेक्स रेशियो किस राज्य का है, वो हरियाणा का है। अगर सीक्वेंस की बात करें तो सर्वाधिक में सबसे अधिक जो सेक्स रेशियो वो केरल का है, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है, फिर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है, फिर छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। न्यूनतम में सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो हरियाणा का है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का स्थान आता है, फिर सिक्किम का स्थान आता है, फिर पंजाब का स्थान आता है। ठीक है। और बिहार में जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या जो है वो 26 है। ये याद रखना है आपको कि बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या वो 26 है, जबकि बिहार में महानगर जो है सिर्फ 1 है, पटना। ठीक है, महानगर बिहार में सिर्फ एक है, पटना, जबकि 1 लाख से अधिक जो है जनसंख्या वाले नगर की संख्या जो है बिहार में 26 है। अब बिहार में जो है आपको पता है कि प्रमंडल की संख्या जो है 9 है, जिला की संख्या वो है 38 है, अनुमंडल जो है 101 है, विकासखंड जिसको हम लोग साधारणतया ब्लॉक बुलाते हैं वो 534 है, 534 है। बिहार में विधानसभा सदस्य की संख्या जो है 243 है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या वो 75 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है यानी बिहार से जो है लोकसभा सदस्य जो जाते हैं जितने लोग उनका संख्या 40 है। एमपी जिसको सांसद बोलते हैं वो बिहार से 40 सांसद लोकसभा में चुनकर जाते हैं, जबकि राज्यसभा में बिहार से 16 सांसद जाते हैं, यानी राज्यसभा में बिहार का जो है सदस्यों की संख्या जो कितना है 16 है। फिर है लोकसभा में जो 40 सांसद बिहार से चुन के जाते हैं उसमें 6 जो हैं आरक्षित से है, यानी एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जबकि विधानसभा में जो 243 सीट हैं टोटल, उसमें जो है एससी के लिए जो आरक्षित सीट है वो 40 है। ये याद रखना है आपको। लोकसभा में जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो बिहार से वो 6 है, जबकि विधानसभा में जो है वो आपका 40 है। ठीक है। फिर अब जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो औरंगाबाद है। फिर सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा, यानी सर्वाधिक गर्म जो है वो भी गया है और सर्वाधिक ठंडा जो भी है वो भी गया है। तो इस तरह से बिहार का हमने अभी संक्षिप्त में बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी थी उसको मैंने आप लोगों से साझा किया। इसमें से कम 2 क्वेश्चन मतलब पक्का आएगा, इसलिए आप लोग को इसको अच्छा से करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बिहार से संबंधित कुछ और जानकारी लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।